जय हिंद फ्रेंड। हमारे यूट्यूब चैनल एमबी स्टडी क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने मौर्यकालीन इतिहास जानने के साहित्य स्रोतों पे क्लास कर लिए हैं। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे मौर्यकालीन इतिहास जानने के पुरातात्विक साधन देखेंगे। तो हमारी जो सेपरेट क्लास है साहित्यिक साधन पे मौर्यकालीन जानने के साहित्यिक साधन की एक सेपरेट क्लास हो चुकी है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि मौर्यकालीन इतिहास जानने के जो पुरातात्विक साधन होते हैं, जैसे कि अभिलेख हो जाएंगे, सिक्के हो जाएंगे इत्यादि, जो है वो पुरातात्विक साधन के अंतर्गत आते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग पुरातात्विक साधन देखेंगे मौर्यकालीन इतिहास के जानने के विषय में। तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं मौर्यकालीन इतिहास जानने के बारे में अभिलेख हो जाते हैं, मृदभांड हो जाते हैं। तो अगर हम मृदभांड की बात करेंगे तो मृदभांड में आ जाएंगे कि ये मौर्यकालीन NBPW आ जाएंगे। और अभिलेख की बात करें तो सबसे पहले भारत में अभिलेख लिखने की परंपरा जो है ना वो मौर्यकाल में अशोक के समय से स्टार्ट होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है मौर्यकाल इतिहास जानने के पुरातात्विक साधन। पुरातात्विक साधनों के स्रोतों की बात हम लोग कर लिए हैं कि पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत जैसे मृतभांड आ जाते हैं, सिक्के आ जाते हैं, जीवाश्म आ जाते हैं, अभिलेख आ जाते हैं। जो अभिलेख लेख पट्टिका पे लिखे होते हैं, पत्थर पे लिखे होते हैं या फिर किसी धातु खंड पे लिखे होते हैं, वो जो अभिलेख होते हैं वो पुरातात्विक साधन के अंतर्गत आते हैं। और भारत के इतिहास में जो सबसे पहले अभिलेख लिखने की परंपरा स्टार्ट होती है तो वो मौर्य काल में स्टार्ट होती है। मौर्य काल में भी किसके शासनकाल से, तो विशेषकर अशोक के शासनकाल से मानी जाती है। स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का टॉपिक है जो मौर्य काल इतिहास जानने के पुरातात्विक साधन। साहित्यिक साधन पे हमारी क्लास हो चुकी है। तो साहित्यिक साधन का जो केंद्र बिंदु हमारी थी वो मेगस्थनीज की इंडिका थी और कौटिल्य का अर्थशास्त्र था। इसके अलावा अन्य चीजें भी जो सहायक थी इतिहास जानने के, उन पे भी हमारी सेपरेट क्लास हो चुकी है। आज के क्लास में हम लोग जो पुरातात्विक साधन देखेंगे दो पार्ट में डिवाइड करके देखेंगे। एक तरफ देखेंगे हम प्राक मौर्यकालीन, मतलब मौर्य के पहले का जो प्रारंभिक दौर था उसके कुछ पुरातात्विक साधन अभिलेख मिलते हैं। और फिर मौर्य के विकसित अवस्था में मतलब जो अशोक का समय माना जाता है वहां पे प्रॉपर अभिलेख लिखने की परंपरा भारत में परिपाटी एक बन जाती है। और उससे पहले अशोक से पहले जस्ट चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कुछ प्राक मौर्यकालीन प्रारंभिक मौर्यकालीन अभिलेख मिलते हैं, उनको पढ़ेंगे। तो दो पार्टों में बांट के पढ़ेंगे। पहला जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग प्राक मौर्यकालीन अभिलेख, फिर पढ़ेंगे अशोककालीन अभिलेख। पहले देखेंगे हम लोग प्राक मौर्यकालीन अभिलेख, फिर देखेंगे अशोककालीन अभिलेख। प्राक मौर्यकालीन अभिलेख मतलब अशोक से जो पहले के अभिलेख है उनको प्राक मौर्यकालीन अभिलेख कहा जाएगा। तो अशोक से पहले किसका शासन था, तो अशोक से पहले चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था और उसके पुत्र बिंदुसार का शासन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय के कुछ संभावित जो अभिलेख हैं उनकी तिथियां आती है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय के अभिलेख हैं, तो उनको जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग अशोक के अभिलेख पढ़ेंगे, क्योंकि जो आज की क्लास का केंद्र बिंदु है वो अशोक के अभिलेख है, लेकिन प्राक मौर्यकालीन जो अभिलेख है उनसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्राक मौर्यकालीन अभिलेख। प्राक मौर्यकालीन अभिलेख की हम बात करें तो प्राक मौर्यकालीन अभिलेख का मतलब हुआ कि मौर्य काल के जो पहले का समय है, प्रारंभिक दौर का जो समय रहता है उसे प्राक मौर्यकालीन समय के अंतर्गत रखा जाता है। तो इस समय के अंतर्गत जो जो अभिलेख आते हैं उनसे क्या क्या जानकारी मिलती है इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जो पहला अभिलेख है वो है सबसे पहला और सबसे पुराना, वो है पिपरवा अस्ति मंजूषा अभिलेख। इस अभिलेख की सबसे बड़ी विशेषता है ये कि भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख पूछा जाए कौन सा है, तो भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख जो माना जाता है
वो पिपरवा अस्थि मंजूषा अभिलेख पाया जाता है। ये पिपरवा का जो स्तूप है उसके अस्थि मंजूषा, जिसमें भगवान बुद्ध की अस्थियां रखी जाती है, उसके पत्थर की जो जिसमें अस्थियां रखी जाती है उसके पत्थर की जो अस्थि कलश है उस पे चारों तरफ लिखा गया है, कुछ अंकन किया गया है। तो उसी अभिलेख को कहा गया है पिपरवा अस्थि मंजूषा अभिलेख। ये भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख अगर सजाने की क्रम में पूछा जाए तो अशोक से भी पहला प्राचीन अभिलेख जो माना जाता है, ये 3rd BC के आसपास का समय इसका माना जाता है, वो है पिपरवा अस्थि मंजूषा है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि ये भारत का अंतिम प्राचीन अभिलेख है। और ये है कहाँ, बात करें ये है कहाँ, तो ये कपिलवस्तु है, कपिलवस्तु में है। और अगर इसकी बात करें तो इसमें ब्राह्मी लिपि है और प्रकृति भाषा है। और जो ब्राह्मी लिपि पाई जा रही है यहाँ पे वो प्रक मौर्य कालीन पाई जा रही है। तो इस आधार पे कहा जाता है कि जो अस्थि मंजूषा अभिलेख है पिपरवा वो प्रक मौर्य कालीन है, क्योंकि यहाँ पे जो लिपि के आधार पे ही इसकी पहचान की गई है, स्वरों के आधार पे, कि ये प्रक मौर्य कालीन है। और इसके पढ़ने का काम किसने किया, तो पिपरवा अस्थि मंजूषा अभिलेख को डॉक्टर दिनेश चंद सर ने इस अभिलेख को पढ़ने का काम किया। और इसमें देखा गया है कि इसमें इस अभिलेख में दीर्घ स्वरों का अभाव है। दीर्घ स्वरों के अभाव होने के कारण ही इसका समय पीरियड सबसे प्राचीन बताया गया है, क्योंकि जो प्रारंभिक दौर की ब्रह्म लिपि थी उसमें दीर्घ स्वरों का अभाव पाया जाता है। तो डॉक्टर दिनेश चंद्र सर ने इस अभिलेख को पढ़ने का प्रयास किया और उन्होंने बताया कि दीर्घ स्वरों का इसमें अभाव पाया जाता है। और इसकी विशेषता, ये भारत का अत्यंत प्राचीन अभिलेख है। अगर सबसे पहले क्रम में सबसे सजाने को पूछे तो सबसे पहला स्थान आएगा हमारा पिपरवा अस्थि मंजूषा, उसके बाद कोई भी अभिलेख भारत का प्राचीन माना जाएगा। इसके बाद जैसे अभी आगे हम पढ़ेंगे देखेंगे, तो ये पहला हमारा हो गया पिपरवा अस्थि मंजूषा अभिलेख। ये किसका है, तो ये बुद्ध की बुद्धि को समर्पित है। बुद्ध के फैमिली के बारे में कहा गया है कि बुद्ध अपने भाइयों बहनों के साथ रहते हैं, ऐसा इस अभिलेख में कहा गया है। तो इससे ये भी जानकारी मिलती है पिपरवा अस्थि मंजूषा अभिलेख से कि उस टाइम पे परिवार में सभी लोग मिलजुल के रहते थे, एक साथ रहते थे, अकेला अकेली में नहीं रहते थे, और संयुक्त परिवार की परिपाटी थी उतने समय पे। ऐसा जब भाई बहन सारे लोग साथ रह रहे, ऐसा उल्लेख इस अभिलेख में मिलता है। इसके बाद दूसरे अभिलेख की प्रक मौर्य कालीन की बात करें तो दूसरा अभिलेख है ये सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख। सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख की बात करें तो सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख कहाँ पड़ता है, तो ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है, तो ये हमारे यूपी में पड़ता है। यूपी में भी कहाँ पे पड़ता है, तो ये यूपी में भी कहाँ पे पड़ता है, तो ये यूपी में गोरखपुर में पड़ता है, जहाँ से हमारे CM जी हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के उत्तर यूपी के गोरखपुर के राप्ती नदी जो है वहां पे पड़ता है। इसका स्थान जो है ना, ये NTA द्वारा पूछा गया, UGC नेट में ये पूछा गया है कि सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख किस नदी के तट पे पाया जाता है। तो ये यूपी के, ये एक बार नदी पूछा गया है, एक बार गोरखपुर वाला भी किस जिले में पड़ता है, पाया जाता है, ये भी पूछा गया है। तो सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख जो है ना, ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में राप्ती नदी किनारे पाया जाता है। अगर हम बात करें भाषा की तो इसमें प्रकृति भाषा पाई जाती है, प्रकृति भाषा पाई जाती है और ब्राह्मी लिपि पाई जाती है। ब्राह्मी लिपि कौन सी पाई जाती थी, तो प्रक मौर्य कालीन ब्राह्मी लिपि पाई जाती है। और इसकी विशेषता क्या है, ये बृहद प्राचीन ताम्र अभिलेख है। इसका क्या मतलब, ये अत्यंत प्राचीन काल है और ये बृहद प्राचीन काल है ताम्र अभिलेख। इसका क्या मतलब है, जो ये धातु, ये पिपरवा जो था ये बुद्ध की अस्थि कलश पे लिखा हुआ था सबसे प्राचीन, लेकिन यहाँ पे धातु अभिलेख जो होते थे ताम्र पे जो लिखा अभिलेख था वो सबसे प्राचीन अभिलेख जो था ये था हमारा सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख था। ये सबसे प्राचीन, अगर धातु अभिलेख पूछा जाए कौन सा था भारत में, तो हो जाएगा सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख। अगर ऐसे पूछा जाए सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा था, तो पिपरवा हो जाएगा। तो ताम्रपत्र या धातु अभिलेखों में जो सबसे प्राचीन अभिलेख पाया जाता है भारत के संदर्भ में, वो सोहगौरा ताम्रपत्र पाया जाता है। और ये अभिलेख जो तैयार किया गया था, ये ऐसे मतलब कि लिख के
लिख के ही ढाल के तैयार किया गया था। ऐसा नहीं कि धात पे लिखा गया था बाद को, ये लिख के ऑलरेडी पहले से ही ढाल के तैयार किया गया था, जो ये सौगौरा ताम्रपत्र अभिलेख था। तो ये बृहद प्राचीन ताम्र धातु अभिलेख है और इस अभिलेख में 4 पंक्ति के लेख हैं और 7 चिन्ह बने हैं। 7 जो चिन्ह बने हैं काहे काहे के बने हैं, तो एक नाल कमल बना हुआ है, सूर्य बना हुआ है और दो मंजिला 2 घर बने हुए हैं इत्यादि। जो आकृतियां हैं वो हम मेंशन कर देंगे, एक पिक के माध्यम से मेंशन कर देंगे, देख लीजिएगा। 4 पंक्ति का लेख पाया जाता है और 7 चिन्ह पाए जाते हैं। कौन कौन से चिन्ह हैं तो हम मेंशन कर देंगे, वो देख लीजिएगा आप लोग। इसके बाद बात करें कि सौगौरा ताम्रपत्र अभिलेख को पढ़ने का काम किसने किया, तो इसको जो पढ़ने की कोशिश की है, जो पढ़े हैं, इसमें सफल रहे हैं, वो है फ्लिंट महोदय और बरुआ महोदय और केपी जायसवाल महोदय ने। सबसे बड़ी भूमिका फ्लिंट महोदय और बरुआ महोदय और केपी जायसवाल महोदय की है। इनमें से फ्लिंट महोदय और बरुआ महोदय की ज्यादा है, फिर केपी जायसवाल महोदय ने सौगौरा ताम्रपत्र अभिलेख पे काम किया है। तो ये हो गए 2 अभिलेख हो गए। और इस अभिलेख से जानकारी क्या मिलती है, तो जो दो मंजिला, इसमें 2 घर के आवास की जानकारी मिलती है। उसमें ऐसा वर्णन, मतलब ये लिखा हुआ 4 पंक्ति का जो लेख है उसमें ऐसा कहा गया है कि अकाल मिलने की सूचना मिलती है, कि अकाल जो पड़ा था चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे, जब वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में 12 वर्ष का अकाल पड़ा था, तो चंद्रगुप्त मौर्य अपना शासन प्रशासन त्याग के श्रवण बेलगोला जैन धर्म ग्रहण करके चले गए थे। तो वो जो 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा था, उस अकाल की जानकारी इस सौगौरा ताम्रपत्र अभिलेख से मिलती है। इस अभिलेख में कहा गया है कि उस जो अन्नागार रहते थे, तो अन्नागारों के 2 अन्नागारों का, इस 7 चिन्हों में से 2 चिन्ह ऐसे हैं जो अन्नागारों का उल्लेख करता है कि आपात स्थिति में इन अन्नागारों से उन लोगों की मदद की जाती थी। तो आपात स्थिति का जानकारी मिलती है और आपात स्थिति में लोगों की अन्न से कैसे सहायता की जाती थी, ये बात इस सौगौरा ताम्रपत्र अभिलेख में कही गई है। तो आपातकालीन स्थिति की भी जानकारी मिलती है। आपातकाल की जानकारी इस अभिलेख से मिलती है। ये हो गया दूसरा अभिलेख। अगर हम तीसरे अभिलेख की बात करें तो तीसरा अभिलेख है महास्थान शिलाफलक अभिलेख। ये इस अभिलेख की बात करें तो ये शिलाफलक है। ताम्र अभिलेख यही है, ये भारत का सबसे प्राचीन है। अगर पत्थर पे पूछा जाए तो ये हो जाएगा पिपरुआ का अस्थिमंजूषा अभिलेख। महास्थान अभिलेख शिलाफलक की बात करें, ये कहाँ पाया जाता है, तो ये जो पाया जा रहा है, ये पाया जा रहा है बोगरा। बोगरा कहाँ पड़ता है, तो पहले का जो पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, आज का वो बांग्लादेश बन गया है। तो बोगरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये महास्थान शिलाफलक अभिलेख। बांग्लादेश में पड़ता है और बोगरा स्थान में पड़ता है। महास्थान अभिलेख जो है ना, ये बांग्लादेश के बोगरा स्थान में पड़ता है और 1808 ईस्वी में फ्रांसिस बुकानन ने इस अभिलेख की खोज की थी। किसने खोजा था, तो फ्रांसिस बुकानन ने इस अभिलेख को खोजा था। अगर इस अभिलेख की भाषा की बात करें तो इसकी लिपि जो है वो है ब्राह्मी और भाषा जो है वो है प्राकृति। और इस पे काम कौन कौन से किए हैं, इन्होंने खोजने का फर्स्ट टाइम जो देखे थे इस अभिलेख को, महास्थान को, वो फ्रांसिस बुकानन ने देखा था इस बोगारा पूरा स्थल की पहचान। और इस फलक स्थल को, महास्थान फलक स्थल को जो पढ़ने का काम किए थे वो भंडारकर महोदय किए थे और बरुआ महोदय किए थे और दिनेश चंद्र महोदय ने किया था। तो बोगोरा नामक जो पूरा स्थल था, इसकी पहचान फ्रांसिस बुकानन ने किया था और इस शिलाफलक को पढ़ने का काम भंडारकर महोदय ने किया था, बरुआ महोदय और दिनेश चंद्र महोदय ने किया था। इसके बाद 1879 ईस्वी में कनिंघम ने यहाँ की जो राजधानी थी पुण्यवर्धन का उल्लेख मिलता है। इस अभिलेख में बांग्लादेश की राजधानी थी पुण्यवर्धन।
पुण्यवर्धन का उल्लेख आया है कि ये बांग्लादेश की राजधानी थी, वो पुण्यवर्धन का उल्लेख आया है, बांग्लादेश की राजधानी के रूप में आया है। तो ये 1879 में इसकी जो पहचान किए थे वो राजधानी के रूप में वो कनिंघम महोदय ने किया था। तो पुण्यवर्धन की पहचान किस रूप में की गई है, तो महास्थान या बोगरा की राजधानी के रूप में की गई है। और किसने किया था, कब किया था, तो 1879 ईस्वी में कनिंघम महोदय ने किया था। और इसमें 4 वस्तुओं की उल्लेख मिलता है जो आपातकालीन स्थिति में ये स्टोर करके रखी जाती थी और वो दान की जाती थी लोगों को आपात स्थिति में। वो कौन सी थी, वो तेला थी, दमा था और धन्य था। और इसके अलावा ये 3 वस्तुएं हो गई, एक कोई और वस्तु थी। इसके अलावा 2 सिक्कों के 2 प्रकार के सिक्कों का भी उल्लेख मिलता है। ये सिक्के गढ़का सिक्का और कौड़ी, इन सिक्कों का भी उल्लेख मिलता है। तो ये एनटीए द्वारा ये भी पूछा गया है कि गढ़का और कौड़ी नामक सिक्कों का उल्लेख किस अभिलेख में प्राप्त होता है, ये कहाँ की सिक्के थी। तो ये महास्थान शिलाफलक में इनका उल्लेख मिलता है जो बोगरा में पाया गया है। और गढ़का और कौड़ी क्या थी, तो गणका और कौड़ी जो थी ये सिक्के या कौड़ियाँ थी। तो ये कौड़ियाँ सिक्के या कौड़ियों के रूप में मतलब इनका व्यापार में आदान प्रदान होता था, उस रूप में इनका जो स्टोर किया गया है और आपातकालीन स्थिति में लोगों को उनसे सहायता की जाती थी। और इन सब चीजों का जो तेल है, तेल, ये धन, ये दाम कुछ चीज रही होगी, और ये धान की बात करता है, धान की बात करता है, और तेल की बात करता है, ये तेल की बात करता है। ये सब चीजें स्टोर करने को कहा गया है, स्टोर किया जाता था और फिर आपातकालीन स्थिति में दान किया जाता था। तो ये जो है सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख और महास्थान अभिलेख, दोनों अभिलेखों में एक ही बात कही गई है कि आपातकालीन स्थिति में लोगों की सहायता करने की बात करी गई है। और दोनों ही अभिलेखों से ये जानकारी मिलती है कि मौर्यकालीन शासन काल में ये आपातकालीन समय आया हुआ था 12 वर्ष का एक। तो ये इससे भी हमें आपातकालीन स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। महास्थान से भी हमें आपातकाल की जानकारी प्राप्त होती है। तो आपातकाल की जानकारी किससे किससे प्राप्त होती है, सोहगौरा से और महास्थान से प्राप्त होती है। और इन तीनों अभिलेखों में प्रक मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि का भी उल्लेख मिलता है, इसलिए कहा जाता है ये मौर्यकालीन है, 3rd शताब्दी ईसा पूर्व। इसके बाद है ये इसके बाद एक और अभिलेख है जिसका नाम है अनुराधापुर। अनुराधापुर का एक अभिलेख है जिसमें प्रक मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि पाई जाती है। अनुराधापुर, इसकी क्या विशेषता है कि इसमें भी प्रक मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि पाई जाती है। प्रक मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि प्रक मौर्यकालीन लिपि किस किस अभिलेख में पाई जाती है, तो पिपरुआ में पाई जाती है, सोहगौरा में पाई जाती है, महास्थान में पाई जाती है और अनुराधापुर में पाई जाती है। ये 4 अभिलेख हैं जिसमें प्रक मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि पाई जाती है। इसके बाद एक और अभिलेख है जो 150 एडी का है, जो है रुद्रदामन का, लेकिन इससे जानकारी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की मिलती है। तो इसको यहीं पे जान लेते हैं क्योंकि मौर्य काल का है। तो चंद्रगुप्त, इसके बाद हम लोग अशोक के अभिलेख पढ़ेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देख रहे हैं पहले प्रक मौर्यकालीन, तो देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा पांचवा अभिलेख की बात करें तो ये है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ये शक शासक थे कार्दमक वंश के। किस वंश के थे, तो कार्दमक वंश के शक शासक थे रुद्रदामन, जो गुजरात वाली एरिया में शासन करते थे। और ये अभिलेख, इनका जो अभिलेख है वो जाना जाता था रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। इस अभिलेख की विशेषता है कि संस्कृत का
पहला अभिलेख था और शुद्ध संस्कृत का पहला अभिलेख था। रुद्रदामन जो था ये संस्कृत का एक प्रकार विद्वान था, संस्कृत में इसको बहुत रुचि थी और संस्कृत की रुचि होने के साथ साथ ये जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख था ये काव्य शैली या फिर चंपू शैली में लिखा हुआ पहला शिलालेख था। चंपू शैली वो शैली होती है जो गद्य और काव्य दोनों में लिखी जाती है। तो जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है ये दोनों शैलियों में गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। और समय की बात करें कि समय का है तो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है ये 150 AD का है। हम इसलिए पढ़ किस लिए ले रहे हैं इसको, हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के समय पे एक झील की निर्माण की गई थी जिसका नाम था सुदर्शन झील। तो इस झील की जो इतिहास की जानकारी मिलती है पूरे की किसने बनवाया, आगे चल के इसका किसने पुनः निर्माण करवाया, इससे किसने नहर निकला, इसकी जो जानकारी मिलती है वो मिलती है इसी अभिलेख से मिलती है। तो इस जो झील का निर्माण हुआ था वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में हुआ था। इस वजह से हम लोग दो शासक पढ़ लेंगे, बाकी जब ये सेपरेट पढ़ेंगे हम लोग सकाल तो वहाँ पे रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख पूरा डीप पढ़ेंगे। यहाँ पे 4 शासकों वैसे जानकारी मिलती है, यहाँ पे 2 की हम पढ़ेंगे। तो अगर झील के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, कौन सी झील थी तो वो सुदर्शन झील थी। कौन सी झील थी तो सुदर्शन झील के बारे के इतिहास में जानकारी मिलती है। सुदर्शन झील का इतिहास, ये 5वां अभिलेख है हमारा जिससे मिलती है हमें सुदर्शन झील के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है कि किस काल में इस झील का निर्माण हुआ। तो शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे एक प्रांतीय शासक थे जिनका नाम था पुष्यगुप्त। इस सुदर्शन झील का जो निर्माण हुआ है ये शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रांतीय शासक थे वो उनका नाम था पुष्यगुप्त वैश्य। पुष्यगुप्त वैश्य के समय पे इस झील का निर्माण गिरनार गुजरात वाले क्षेत्र में किया गया था। आगे चल के जब अशोक के शासन काल आया तो अशोक के शासन काल में यहाँ का जो प्रांतीय शासक था वो था तुषास्क। तुषास्क के शासन काल में पुनः इस झील का जो इस झील थी इस झील का पुनः निर्माण किया गया और इससे नहरें निकाली गई। आगे चल के रुद्रदामन के शासन काल में इस जो झील का है बांध टूट जाता है तो रुद्रदामन अपने व्यक्तिगत खर्चे से इस बांध को पुनः निर्माण कराता है। फिर आगे चल के गुप्तकालीन शासक स्कंदगुप्त के शासन काल में इस बांध का फिर टूट जाता है तो स्कंदगुप्त अपने खर्चे से इस बांध का निर्माण करवाता है और वहाँ पे चक्रपालित की सहायता से वहाँ पे एक विष्णु की प्रतिमा स्थापित करता है। ये जो इतिहास की जानकारी मिलती है वो मिलती है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है सुदर्शन झील के बारे में। ये हो गए हमारे मौर्यकालीन प्राक मौर्यकालीन अभिलेख। और प्राक मौर्यकालीन अभिलेखों की जो लगभग तिथि मानी जाती है वो 3rd शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास संबोधित मानी जाती है। ये हो गई हमारी प्रारंभिक मौर्यकालीन। अब मुख्य जो टॉपिक है एम हमारे क्लास का वो है मौर्यकालीन में अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख ही हम लोग को पढ़ना है क्योंकि मुख्य क्लास का टॉपिक जो है वो अशोक के अभिलेख है। अशोक के अभिलेखों की बात करें तो अशोक भारतीय इतिहास में ऐसा पहला शासक है जो प्रिंट मीडिया जैसे कि आज के तौर पे हमारे पीएम मोदी मन की बात के तहत आम जनता से बात करते हैं, सेम वैसे ही तब के समय पे अशोक पहला राजा था जो अभिलेखों के माध्यम से डायरेक्ट जनता से जुड़ रहा था। अपनी बात जनता को बोल पाता था और जनता उसके आदेशों को अप्रत्यक्ष रूप से जान पाती थी कि उसकी व्यक्तिगत भावनाएं क्या हैं जनता के प्रति।
तो प्रिंट मीडिया के टाइप जैसे ही कुछ अभिलेख उतनी टाइम पे काम करते थे अभिलेख के। और ये भारतीय इतिहास का पहला शासक कहा जाता है कि भारत में अभिलेख लिखवाने की परंपरा का जो श्रेय दिया जाता है भारत में, वो अशोक को ही दिया जाता है। हालांकि हमको देख रहे हैं कि हमारे भारत में पहले भी अभिलेख मिल रहे हैं, लेकिन जो प्रॉपर श्रेय दिया जाता है, ये तो एक आध मिल गए, लेकिन जो प्रॉपर श्रेय दिया जाता है वो अशोक को ही दिया जाता है कि भारत में अभिलेख लिखवाने की परंपरा जो डाली है वो अशोक ने डाली। अशोक ने किससे डाली? तो ये ईरान के शासक थे डेरियस दारा थर्ड। किससे? तो डेरियस थर्ड या दारा थर्ड। डेरियस थर्ड या दारा थर्ड से प्रभावित होके, या फिर दारा कह सकते हैं, उनसे प्रभावित होके, ईरान से प्रभावित होके उन्होंने भारत में अभिलेख लिखने की परंपरा स्टार्ट की थी। ये हो गई बात अभिलेखों की। तो देख लेते हैं हम लोग, ये पहला अभिलेख प्रारंभ करने वाला शासक था। भारत में अभिलेख प्रारंभ करने का श्रेय जो दिया जाता है वो अशोक को दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं ऐसा कौन सा अभिलेख था जो सबसे पहले मिला और सबसे पहले पढ़ा गया, किससे कैसे जानकारी हुई। ये तो क्वेश्चन बनते हैं, आम क्वेश्चन रहते हैं, पूछे जाते हैं, 1-2 नंबर हमारे ऐसे ही कट जाते हैं। तो अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की, तो जो सबसे पहला इतने अभिलेख प्राप्त हुए हैं, लगभग 47 स्थानों से 150 अभिलेख अशोक के प्राप्त हुए हैं। 47 स्थानों से 150 के आसपास और भी अधिक अभिलेख अशोक के प्राप्त हुए हैं। केवल 47 स्थानों से, लगभग में बता रहे हैं, ये 47 स्थानों से 150 लगभग ये अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो उनमें से हम लोग कुछ मुख्य ही देखेंगे, सारे तो देख नहीं पाएंगे। तो जो सबसे पहले अभिलेख मिला, किसका मिला और कौन मिला, अभिलेख का किसको मिला? तो वो अभिलेख था, सबसे पहला जो अभिलेख मिला वो था 1750 में। किसको मिला था? कौन सा अभिलेख था? उस अभिलेख का नाम है दिल्ली मेरठ अभिलेख। किसको मिला था? तो ये टी पेंथलन महोदय को मिला था। तो अगर पूछा जाए सबसे पहले अशोक के किस अभिलेख की खोज की गई थी, तो वो था 1750 ईस्वी में दिल्ली मेरठ अभिलेख की खोज की गई थी। वो किसने किया था? तो टी पेंथलर महोदय ने खोजा था। और पढ़ा कौन सा गया, ये भी पूछा जाता है। तो पढ़ा गया दूसरे नंबर पे हो जाएगा कि सबसे पहला खोजा गया, मिला, या फिर 1750 में दिल्ली मेरठ का टी पेंथलर महोदय को मिला। और सबसे पहले पढ़ा गया 1837 में दिल्ली टोपरा में पढ़ा गया। और दिल्ली टोपरा वाला जो अभिलेख था, इसको किसने पढ़ा? तो इसको जेम्स प्रिंसम महोदय ने पढ़ा। जेम्स प्रिंसम महोदय जो थे, ये एक टकसाल अध्यक्ष थे। टकसाल मतलब जो जहाँ पे मुद्राएं ढालने का काम किया जाता है। ये शायद पूछा गया एनटीए द्वारा कि जेम्स प्रिंसम महोदय क्या थे, तो ये टकसाल अध्यक्ष थे। ये फ्रांस के निवासी थे। ये 1837 में जो अशोक का अभिलेख था दिल्ली टोपरा, इसको पढ़ने में सफल रहे। जब इसको पढ़े तो इनसे ये गलती हो गई, जो इसमें राजा हर अभिलेख में राजा प्रियदर्शी का नाम आ रहा था। तो इनसे ये भूल हो गई कि इन्होंने राजा प्रियदर्शी अशोक की पहचान जो श्रीलंका के राजा थे प्रियदर्शी तिस्स से कर दी थी पहचान। बाकी तो इन्होंने पढ़ने में सफलता प्राप्त कर ली थी जेम्स प्रिंसम महोदय ने, लेकिन इन्होंने ये गलती कर दिया कि ये पहचान करके ना, ये भारतीय राजा अशोक की पहचान ना करके ये श्रीलंका की जो राजा थे राजा प्रियदर्शी तिस्स, उनसे कर दी थी, इनकी तुलना पहचान कर दी थी। आगे चल के आते हैं इतिहासकार जिनका नाम है टर्नर महोदय। टर्नर महोदय ने जो ये प्रियदर्शी थे, प्रियदर्शी तिस्स की पहचान अशोक से की। ये सफल रहे, ये इस चीज में सफल रहे। लिपि पढ़ने में सबसे पहले सफल कौन रहे? तो 1837 में जेम्स प्रिंसम महोदय ने। ये कहाँ के निवासी थे? तो फ्रांस के थे। ये एक टकसाला अध्यक्ष थे।
और इन्होंने बस गलती क्या की थी कि इन्होंने अशोक से भारतीय राजा से ना खोज करके ये श्रीलंका के राजा से पहचान कर दी थी। फिर अशोक की पहचान अशोक के रूप में किसने की, तो टर्नर महोदय ने की। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है कि अशोक की पहचान अशोक के रूप में किसने की, तो टर्नर महोदय ने की। पढ़ने का प्रयास सबसे पहले किसने किया, तो 1837 में जेम्स ब्रिनसम ने किया। खोजा सबसे पहले कौन सा गया, तो 1850 में 1750 में सॉरी दिल्ली मेरठ। और ये दोनों अभिलेख जो है ना FST ये दोनों अभिलेख FST फिरोज शाह तुगलक के समय पे ये हरियाणा के अंबाला डिस्ट्रिक्ट में थे। जब वो फिरोज शाह तुगलक था, ये हरियाणा के अंबाला डिस्ट्रिक्ट से ये लेके दिल्ली से मेरठ लाया, फिर दिल्ली से टोकरा लाया। कहाँ से लाया था, तो ये हरियाणा के अंबाला से। हरियाणा के अंबाला से लाया था। ये हो गई बात इनके अभिलेखों की। अब बात कर लेते हैं लिपि की, कुछ जरूरी चीजें जान लेते हैं, फिर अभिलेख पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो अशोक के अभिलेखों की जो भाषा थी, वो प्रकृति भाषा थी। और लिपि जो थी वो ब्राह्मी लिपि थी। जो जितने अभिलेख अशोक के पाए गए हैं उसमें सबसे ज्यादा जो यूज हुआ है वो प्रकृति भाषा का और ब्राह्मी लिपि का यूज हुआ है। कितना हुआ है, तो ज्यादातर में तो 60% जो सबसे ज्यादा अभिलेख पाए गए हैं वो ब्राह्मी लिपि और प्रकृत भाषा में पाए गए हैं। इसके अलावा अन्य 3 लिपि पाई गई हैं, वो हैं ग्रीक लिपि, आर्मेक लिपि और खरोष्टी लिपि। इन 3 लिपियों में भी अशोक के अभिलेख पाए गए। वो कौन से हैं, वो 40% हिस्से के अभिलेख जो पाए जाते हैं वो शेष 3 लिपियों में पाए जाते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि भारत का जो पश्चिमी वाला हिस्सा है, भारत के पश्चिमी छोर के, ये हो गया हमारा भारत का ये जो पश्चिमी वाला हिस्सा है, ये इस वाली एरिया में जो है ना कि जो खरुष्टी लिपि के लोग रहते हैं और यहाँ आक्रमणकारी यूनानी लोग भी रहते थे, ऐसे लोग रहते थे। तो उनकी सुविधा के लिए, उनकी जानकारी के लिए वो ब्राह्मी लिपि पढ़ने में असहज महसूस करते थे, नहीं पढ़ पाते थे। तो उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने हर प्रकार की लिपियों का प्रयोग किया है कि जो जिस लिपि के लिए योग्य है, जो पढ़ सकता है, उस क्षेत्र में उस लिपि का अभिलेख गढ़वाया था अशोक। तो ग्रीक, आर्मेक, खरोष्टी लिपि कितने लिपियों में पाए जाते हैं, तो लिपि की बात करें तो 4 प्रकार के लिपि में अभिलेख पाए जाते हैं अशोक की। पहली हो जाएगी ब्राह्मी लिपि जो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, फिर हो जाएगी ग्रीक, फिर आर्माइक, फिर खरोष्टी लिपि में हो जाएगी। और खरोष्टी और आर्माइक ग्रीक अभिलेख जो पाए जाते हैं ज्यादातर देखने में आएगा कि ये पश्चिमोत्तर हिस्से में ही भारत के पाए जाते हैं। इसके अलावा जो अशोक के अभिलेख हैं उसके लिए जो संप्रदाय शब्द आया है, ये जो अशोक है, ये जो अपने अभिलेख हैं उन अभिलेखों में जैसे संप्रदाय है, संप्रदाय के लिए कुछ विशेष शब्द यूज किया है, और निग्रोध के लिए, जैन के लिए अलग, ब्राह्मण के लिए अलग शब्द। तो इससे क्वेश्चन एकाध बन सकते हैं। तो जैसे कि हम बात करें संप्रदाय के लिए जो शब्द प्रयोग किया है ये अपने अभिलेख में, वो पंचांड किया है। लेकिन अगर संप्रदाय के लिए पूछा जाए कि संप्रदाय के लिए संप्रदाय के लिए अशोक ने अपने अभिलेखों में किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो पाषांड का किया है। और ब्राह्मण के लिए जो शब्द प्रयोग किया है वो वाभंज किया है। संप्रदाय के लिए पाषांड किया है, ब्राह्मण के लिए वाभांज किया है, और जैनियों के लिए निग्रोध शब्द किया है। किसके लिए किया है, तो निग्रोध शब्द जो किया है ये अपने अभिलेखों में वो जैन के लिए किया है। जैन भिक्षु जो होते थे उनको लोगों के लिए वाभांज शब्द का प्रयोग किया है, और संप्रदाय के लिए उन्होंने पाषांड शब्द का प्रयोग किया है। ये हो गई इसके शब्द की बात। तो ये कुछ हो गई छोटी मोटी बातें अशोक के बारे में। अब जानते हैं अभिलेख, इसके कितने प्रकार के अभिलेख हैं, क्या है, कैसे हैं, उसको एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं बांट के, फिर हम लोग अभिलेख पढ़ते हैं अशोक के।